हेलो बच्चों, तो आज डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन देखेंगे। ठीक है, काइनेटिक गैस इक्वेशन काइनेटिक गैस थियोरी हमने देख ली थी। अभी काइनेटिक गैस इक्वेशन देखेंगे और उसका डेरिवेशन देखेंगे, फिर उसका एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक, तो यही आज का हमारा कार्यक्रम रहेगा। सबसे पहला तो क्या है, काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस थियोरी पे बेस्ड जो इक्वेशन है उसे हम काइनेटिक गैस इक्वेशन बोलते हैं। इसमें प्रेशर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मास ऑफ वन मॉलिक्यूल के बीच में एंड दिस रूट मीन स्क्वायर्स जो वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, उसके बीच में रिलेशनशिप आती है। ठीक है, इस रिलेशनशिप को हम काइनेटिक गैस इक्वेशन कहते हैं। ये बहुत बेसिक इक्वेशन है जो कि डिराइव की जाती है एकदम बेसिक लेवल पे। ठीक है, उसका डेरिवेशन मैं बताऊंगा अभी। बेसिक लेवल पे डिराइव की जाती है। फिर इसके बेसिस पे हम जितने भी हमारे गैस लॉज हैं, ठीक है, बॉयल्स, चार्ल्स, गे-लुसाक्स, एवोगाड्रो एंड इवन द एवरेज एनर्जी वाली जो इक्वेशन है या एवरेज एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हम डिराइव करते हैं। तो हमने अभी तक जितने भी गैस लॉज देखे थे वो सारे के सारे इम्पीरिकल डेटा पे बेस्ड थे। इम्पीरिकल डेटा मतलब ऑब्जर्वेशन पे, ऑब्जर्वेशनल डेटा पे बेस्ड थे। हमने कोई पैटर्न ऑब्जर्व किया, उसे हमने मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर दिया और हमने कहा कि ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये सारी गैसेस के लिए एप्लीकेबल होता है, इसलिए यूनिवर्सल लॉ हो गया। ठीक है, इस तरीके से गॉट इट। लेकिन उसका कुछ प्रमाण नहीं था हमारे पास, कोई प्रूफ नहीं था, लाइक नोबडी प्रूव्ड इट। कोई ऐसे मैथमेटिकल किसने प्रूफ नहीं दिया था। लेकिन जब काइनेटिक गैस थियरी आई, जो है ना, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस आई, उसके बेसिस पे जब हमने ये जो इक्वेशन है ये डिराइव करी, इसका ये एक बेसिस बन गया कि भाई जो हमने गैस लॉज दिए हैं वो ट्रू हैं, क्योंकि ये जो काइनेटिक गैस इक्वेशन है ये बहुत बेसिक लेवल से डिराइव की गई है और ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो वो गैस लॉज ट्रू है। दैट मीन्स वी वर राइट ऑल अलोंग इवन विदाउट प्रूफ। गॉट दिस? ठीक है, तो सबसे पहले लिखो, इट इज़ an equation which represents relationship between P, pressure of the gas, relationship between pressure of the gas and the volume of the container comma mass of the molecule comma number of molecules। ठीक है, mass of molecule of a molecule comma number of molecules in the container, number of molecules in the container and the root mean square speed of the molecules and the root mean square speed of the molecules। इसमें बाकी सब चीज़ें तो ठीक हैं, ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये पहली बार सुना है। और रूट मीन स्क्वायर का क्या मतलब है, ठीक है, तो इसको बेसिक यहाँ पे बता देता हूँ। पहले एक बार इसके जो चीज़ें हैं वो सब लिख लो। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ये तुम्हारा एक्सप्रेशन है। इसको अगर एक्चुअली में लिखना हो तो वी कैन राइट इट एज PV इक्वल्स टू 1/3 MNU/RMS का स्क्वायर। ये तुम्हारा एक्चुअली एक्सप्रेशन हो गया। यहाँ क्या हो गया, P प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है जी। यहाँ पे अभी तक टेम्परेचर कुछ लेना देना नहीं आया है। वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, M मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, MN और क्या है यहाँ पे URMS, रूट मीन स्क्वायर
वेलोसिटी या स्पीड समझ लो उसको, वेलोसिटी नहीं स्पीड कह लेते हैं। इसका क्या मतलब होता है वो बताता हूँ। जैसे मान लो एक्चुअल वेलोसिटीज़ जो है, एक्चुअल वेलोसिटीज़ u1 u2 u3 है, u1 u2 u3 un तक है, ठीक है। तो अच्छा, अब क्या है कि इसका स्क्वायर अगर कर दो, ठीक है, तो कैसे यूँ समझो, इसकी इस वाले की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जिस पार्टिकल की स्पीड u2 है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इसी तरीके से ठीक है। ये अगर मैं बोलूं कि n पार्टिकल्स हैं, है ना, n पार्टिकल्स हैं, मैं कहूं n पार्टिकल्स हैं, अगर मैं कहूं कि n पार्टिकल्स हैं और n पार्टिकल्स की वेलोसिटीज़ जो है वो u1 u2 u3 u4 u5 ऐसे करके n तक है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं कह रहा हूँ कि हर एक पार्टिकल की जो एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, वो कितनी होगी, सबका मास तो m है क्योंकि सब मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल हैं, एक ही गैस के हैं, तो m तो सबका सेम है, वेलोसिटीज़ अलग अलग हैं। हमने क्या किया, इस तरीके से एक्सप्रेस कर दिया काइनेटिक एनर्जीज़ को। तो अगर मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी बोलूँ, टोटल काइनेटिक एनर्जी वो किसके इक्वल आ रही है, इसके इक्वल आ रही है, ठीक है जी। मान लो इस काइनेटिक एनर्जी को मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सारे के सारे मॉलिक्यूल्स में, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो लेट्स से कि ये इक्वल्स टू आ जाती है n इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, n इंटू एवरेज काइनेटिक। भाई सबके बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना, मतलब जैसे ये 100 मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, किसी की एनर्जी ज़्यादा रही होगी, किसी की कम रही होगी, और फिर मैंने कहा कि इन सब की एनर्जीज़ का सम 150 आ रहा है। लेट्स से 100 मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी एनर्जीज का सम 150 आ रहा है, तो एवरेज कितना हुआ, सबको अगर मैं इक्वल बांटूंगा तो कितना आएगा, 1.5 आएगा सब में, 3/2 3/2 3/2 सब में आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 100 है, तो ये भी 150 आ रहा है, इन सब का सम भी 150 आ रहा है, समझ में आया। तो ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ गया। मान लो कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी को मैं लिखता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अभी वैसे मेरे को ऐसे लिखना ही चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया, चलो ठीक है। अब यहाँ पर अगर तुम देखो तो 1/2 m तो बाहर आ गया, यहाँ पे क्या आएगा, un स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर प्लस un स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 1/2 m n u r m s स्क्वायर। ये आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर हुई ये बात, ठीक। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये आगे आएगा ही, मेरे को इसको डिफाइन करना है, बट यहीं पे तुम्हें बता रहा हूँ ताकि आगे मुझे डिफाइन करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम 1/2 m काट देते हो तो क्या आएगा, और n से डिवाइड कर दो इसे, तो मैं कह सकता हूँ u स्क्वायर आर एम एस, दैट विल बी इक्वल टू u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर प्लस un स्क्वायर अपॉन n URMS, ठीक है। ये आएगा u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर प्लस un स्क्वायर अपॉन n, ठीक है। तो तुम देख रहे हो इनके स्क्वायर्स का मीन, स्क्वायर्स का मीन, इन वेलोसिटीज़ के स्क्वायर्स का मीन का रूट है ना। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड, यहाँ से नाम आता है। इनके स्क्वायर्स के मीन का रूट, दोबारा बोल रहा हूँ, इनके स्क्वायर्स के मीन का रूट इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड। क्लियर होगी बात, ठीक है जी, ये इतना है, अभी इसको समझ लो, गॉट इट। अच्छा, अगर मान लो कि ये n जो है वो Na के इक्वल हो, मतलब फॉर 1 मोल, अगर मैं यही चीज़ लिखना चाहूँ, फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल क्या हो जाएगा, स्मॉल n विल बी इक्वल टू कैपिटल Na। अगर ये कैपिटल Na के इक्वल है, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, PV इक्वल्स टू 1/3 m इंटू Na इंटू
URMS स्क्वायर। अब m इंटू Na, ये क्या होगा? मोलर मास के इक्वल। कैसे? एक मॉलिक्यूल का मास अगर m है तो एक मोल मॉलिक्यूल्स का मास कितना हुआ? मोलर मास के इक्वल, कैपिटल M के इक्वल। ये एक मोल मॉलिक्यूल्स के मास के इक्वल है कि नहीं है? ठीक है, तो हम यहां पे कह सकते हैं दैट दिस इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन 3 इंटू URMS। और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि 3 को इधर ले आओ तो URMS जो है ये आ जाएगा 3PV अपॉन M का अंडर रूट। और PV को क्योंकि एक 1 मोल है ना तो PV इक्वल्स टू nRT। ठीक है, इसको लिख सकते हो यहाँ पर यूँ समझो, फॉर 1 मोल PV इक्वल्स टू RT, क्योंकि N इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं URMS 3RT अपॉन M। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फॉर्मूला है तुम्हारे लिए, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। 3RT अपॉन M, गॉट इट? 3RT अपॉन M। क्लियर है जी? ठीक है, अच्छा चलो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो मैं आगे डिराइव कराऊंगा, यहीं से डिराइव करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना है, दिस इज दी काइनेटिक गैस इक्वेशन। ये मैं डिराइव कराऊंगा अभी, डोंट वरी अबाउट इट, ये मैं डिराइव कराऊंगा अभी। लेकिन होती ये है, उसमें क्या क्या चीज़ क्या है, ये 3-4 चीज़ें तो तुम्हें समझ में आ गई होंगी। URMS जो है नहीं समझ में आया था, मैंने बता दिया कि URMS को डिफाइन कैसे करना है। कि मान लो कि हमारे पास एक गैस है जिसमें n मॉलिक्यूल्स हैं और उन n मॉलिक्यूल्स की जो इंडिविजुअल वेलोसिटीज़ हैं वो U1, U2, U3, U4, U5, U6 ऐसे करके हैं UN तक। अब इन सब का अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ले लूँ तो ये उनका सम ले लूँ, टोटल काइनेटिक एनर्जी बोलूँ तो वो ये आएगा, क्योंकि m सबका सेम है, सब सेम मॉलिक्यूल्स है, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं। ये आ गया। मैंने कहा कि इसको अगर मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ सारे के सारे मॉलिक्यूल्स में तो वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो n इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल है, ध्यान रखना, एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, यहाँ पर मॉलिक्यूल जरूर लिख लेना। n इंटू 1/2 MUR स्क्वायर RMS अपॉन, इस तरीके से पूरा डेरिवेशन तुम्हारे समझ में आ ही चुका है। अगर मैं इसी चीज़ को इसी इक्वेशन में 1 मोल के लिए लिखता हूँ तो 1 मोल के लिए हम ये कह सकते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा इस तरीके से, URMS इक्वल्स टू ये आ जाएगा। दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है जी, अभी के लिए तुम इतना लिखो। ठीक, एक आधा क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद हम उसका डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन बहुत प्यारा सा सिंपल सा है। ठीक है, तो लिखो, कैलकुलेट प्रेशर एक्सर्टेड बाय 10⁻23 गैस मॉलिक्यूल्स। कैलकुलेट प्रेशर एक्सर्टेड बाय 10⁻23 गैस मॉलिक्यूल्स हैविंग मास 5 इंटू 10⁻⁻22 ग्राम्स। तो हमें यहाँ पर सिंपल सीधे यहाँ पे देखते हैं कि n उसने बोल दिया 10⁻23 है और m उसने दे दिया हमको 5 इंटू 10⁻⁻22 ग्राम्स बोला है क्या? हाँ, ग्राम्स बोला है भाई। और ये कितना है? नंबर। अच्छा, और इसमें क्या बोला? प्रेजेंट इन द कंटेनर ऑफ 10 लीटर वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल्स टू 10 लीटर है और इससे प्रेशर तो पूछा है, और RMS स्पीड जो है वो 500 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपल है, मैं नीचे का सारा मिटा रहा हूँ। ठीक है, सो दैट आई जस्ट वांट टू क्रिएट स्पेस ओवर हियर। ठीक है, ये सारा मिटा रहा हूँ मैं। होपफुली तुमने नोट डाउन कर लिया होगा, अज्यूमिंग दैट। ठीक है, सिंपल चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो अगर तुम बोलते हो प्रेशर तो सीधे तो फॉर्मूला बेस्ड है। P इक्वल्स टू क्या है भाई? 1/V इंटू 1/3 इंटू M इंटू N इंटू URMS स्क्वायर। ठीक है, 1/V, यहाँ पे देखो 1/10 लीटर्स है इंटू 1/3 इंटू M कितना हो गया? 5 इंटू 10⁻⁻22 ग्राम्स है ना, इंटू N इज 10⁻23 इंटू URMS कितना है? 500 मीटर पर सेकेंड। तो बस इनको मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। हाँ है ना? नहीं, इस चैप्टर में सबसे बड़ा पंगा ये होता है कि एक जो यूनिट्स हैं वो सही यूज़ करनी आनी चाहिए। मैं तुम्हें कल भी बता रहा था कि भाई देखो, अगर किसी चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स आर अ लिटिल डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड तो वहाँ पर वो कुछ
यूनिट्स का या कोई ऐसा छोटा मोटा कैलकुलेशन वाला गेम नहीं खेलता, ठीक है। लेकिन अगर कोई चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट्स है दे आर इजी टू अंडरस्टैंड, मीन द चैप्टर इज सो कॉल्ड इजी, ठीक है, उसमें वो यूनिट्स कैलकुलेशंस वहाँ पे थोड़ा बहुत गेम खेलता है, ठीक है। चाहे वो तुम्हारे बोर्ड्स में हो, चाहे वो तुम्हारे किसी भी एग्जाम, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, इट विल हैपन लाइक दिस ओनली, गॉट इट। तो तुम यहाँ पे अगर देखो, वॉल्यूम तुम्हारी लीटर्स में है, मास तुम्हारा ग्राम्स में है, स्पीड तुम्हारी मीटर पर सेकंड में, इट विल नॉट वर्क। हमको सब के सब एक ही यूनिट सिस्टम में डालना पड़ेगा। तो लेट मी चूज MKS हियर। MKS चूज करूंगा तो ये तो मीटर पर सेकंड में है, 10⁻23 का कोई यूनिट नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ग्राम्स को क्या करना पड़ेगा, केजीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसको 25 कर देंगे इंस्टेड ऑफ 22, है कि नहीं। ओके, ये लीटर्स में है तो लीटर्स को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा, तो 10 × 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो दिस इज़ कमिंग आउट टू बी 10⁻², ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, पूरा का पूरा कट जाएगा और यहाँ पे जाएगा 2500/3, ठीक है। इतने, और ये किस में आएगा, पास्कल्स में आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। 2500/3 ये पास्कल्स में आएगा, गॉट इट। कहीं अच्छा सॉरी, इसका स्क्वायर भी तो है, तभी मैं कहूँगी इतने कम कैसे आ रहा है। 2500 नहीं आएगा, ये आएगा 5 × 5 × 5 125 × 10⁻⁴/3, ठीक है। तो ये समवेयर आएगा 12.5 किलो, सॉरी ठीक है यार, 1.25 लिख लो, 1.25 × 10⁻⁶/3 पास्कल्स आएगा। बाकी जिस भी तरीके से इसको एक्सप्रेस करना चाहो हो जाएगा, गॉट इट। नाउ लेट्स डिराइव दिस इक्वेशन। डिराइव करने के लिए सबसे जो आसान तरीका है वो हम अख्तियार लेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम एक कंटेनर अज्यूम कर रहे हैं, उस कंटेनर में हम डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, उसमें से किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को अज्यूम कंसिडर करते हुए इस सारी की सारी इक्वेशन को डिराइव करेंगे, ठीक है। तो जितना शॉर्ट में मैं बता सकता हूँ उतना शॉर्ट में कोशिश करूँगा, गॉट इट। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या है कि एक ऐसे तुम्हारे x, y और z एक्सिस है, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पर ठीक है, मैं वैसे इसको क्यों ही ऐसे बना रहा हूँ, लेट मी मेक इट अ फुल फ्लेजेड क्यूब, ठीक है जी। एक पूरा का पूरा क्यूब है भाई ये, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक क्यूब है, ठीक है। तो ये समझ लो, ठीक। ये अगर तुम्हारा x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो ये तुम्हारा y एक्सिस हो जाएगा और ये तुम्हारा z एक्सिस हो जाएगा, गॉट इट, ठीक है। और देख, ये तुम्हारा भी कंटेनर है, कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, हम एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को कंसिडर करते हैं। लेट्स से वो मॉलिक्यूल यहाँ पे कहीं पे है, उसकी जो क्या बोलते हैं, उसकी जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है वो ऐसा कुछ है। अब इस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को हम क्या करना है कि तीनों डायरेक्शन के अलोंग उसके कंपोनेंट्स निकालने हैं। एक सेकंड, नॉट दिस, एक सेकंड, ठीक है, तीनों के अलोंग। तो ये u था, ठीक है, u मान लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, u y हो जाएगा और ये u x हो जाएगा और ये u z हो जाएगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो फेसेस हैं हम उनको बता देते हैं। ये क्या है, A, B, C और D फेस है, और ये क्या हो गया, E,
ये हो गया F और ये हो गया G और ये H। ठीक है, तो ये क्यूब समझ में आ रहा है ना, थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, अरे ये कैसे, इमेजिन करने की कोशिश करो, दिस लुक्स लाइक अ क्यूब। ठीक है, तो इसमें लिखो, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखवा रहा बट बेसिक ही है। ठीक है, कंसिडर अ क्यूब ऑफ एज लेंथ L, क्यूब ऑफ एज लेंथ L। ठीक है, इसकी एज लेंथ कितनी है L, क्यूब ऑफ एज लेंथ L containing N gas, capital N gas molecules, containing capital N gas molecules। ठीक है, each having a mass of m। ठीक है, each having a mass m ग्राम्स लिख लो, m लिख लो, m ग्राम्स मत लिखो, अब वो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। each having mass m। Now molecules are moving in random directions, ये लिख लो, molecules are moving in random directions। ठीक है, in all directions, randomly in all directions, randomly in all directions। ठीक है, randomly in all directions। ठीक है, with speed लिखो, with speed कवरिंग अ कंसिडरेबल रेंज। क्या होता है कि ये जो u है यहाँ पर, ये बहुत कम से बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। देयर इज़ अ रेंज ऑफ दीज, मैं कोई भी एक रैंडम पकड़ रहा हूँ। ठीक है, विद स्पीड कवरिंग अ कंसिडरेबल रेंज ऑफ वैल्यूज, स्पीड कवरिंग अ कंसिडरेबल रेंज ऑफ वैल्यूज। ठीक है, एंड देयर स्पीड्स आर, देखो 1 2 3 4 n, मान लो इस तरीके, सॉरी कैपिटल N है। ठीक है, ये n मॉलिक्यूल्स हो गए, सबका मास m है। ठीक है जी, मान लो इसकी वेलोसिटी u1 है, ये u2 है, ये u3 है। u2 एक बैंड भी है, मतलब अभी हुआ करता था। ठीक है, तो इट वॉज अ ब्रिटिश बैंड आई थिंक। एनीवे, u1 u2 u3 u4 un तो तुम्हारा हो गया यूनाइटेड नेशंस, है ना, याद रख लो। नाउ ये तुम्हारे वेलोसिटीज हो गए, है ना, हैविंग देयर स्पीड्स बीइंग u1 u2 u3 u4 u5 एंड un। क्लियर होगी बात? ठीक है जी, सबसे पहले हमने क्या किया कि ये जो वेलोसिटी है इसको रिजॉल्व कर लिया, इसको रेजोल्यूशन कहते हैं, रिजॉल्व कर लिया तीनों की तीनों डायरेक्शंस में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ u नहीं, u, ये मैं जेनरिक लिख रहा हूँ, ये जो मैंने ना जेनरिक लिखा है, किसी एक पर्टिकुलर को नहीं उठाया, मैं जेनरिक लिख रहा हूँ। तो u का जो वेलोसिटी है दैट कैन बी रिटन एज दिस, नहीं नॉट दिस, क्लियर है, ux uy uz, गॉट इट? ठीक है, अगर मैं इसमें ध्यान से देखूं तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि इसका जो मॉड का स्क्वायर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर प्लस uz स्क्वायर। ठीक है, चाहे तो तुम ये भी लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो इसको। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये दोनों और ये दोनों चीज़ें ट्रू होंगी अगर ऐसा हुआ तो। ठीक है, ये तुम्हारे वेक्टर से आता है। अगर किसी ने अभी तक वेक्टर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ गो थ्रू योर वेक्टर्स वंस एटलीस्ट। ठीक है जी, एटलीस्ट एक बारी तुम यू शुड गो थ्रू इट। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पर्टिकुलर उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, एक पर्टिकुलर कंपोनेंट पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक है, तो लिखो इसमें द वेलोसिटी, ये चीज़ के लिए लिखो, द वेलोसिटी इज रिजॉल्व्ड इन 3 components, the velocity is resolved in 3 components ux, uy and uz. Along the velocity u is resolved into 3 components ux, ui and uz along 3 directions right angle to each other. Along 3 directions right angle to each other. ठीक है जी,
और फिर ये दोनों चीज़ें लिख लो। ठीक, अब हम इसका y कंपोनेंट ध्यान में रखते हुए आगे की बात करेंगे, क्योंकि y कंपोनेंट इस तरफ है और इस वाले ये जो फेस है इसके परपेंडिकुलर होगा। कैन आई से दैट? ठीक है, तो लिखो कंसिडरिंग ui component ui will be perpendicular to face a b c d। ठीक है, फेस ए बी सी डी। इसका क्या होगा अगर हम ध्यान से देखें तो इसका प्रोग्रेशन कैसे होगा? इस कंपोनेंट को अगर तुम देखो तो दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इधर मूव करता रहेगा। मूव करते करते एक पॉइंट आएगा जब इससे टकराएगा तो फिर से इस डायरेक्शन में भाग जाएगा, सेम अपना पाथ रिट्रेस कर देगा। ये कंपोनेंट की बात हो रही है। ठीक है, पाथ रिट्रेस किया उसने, यहाँ पे टकराएगा फिर इधर आएगा। तो कंसिडर करो कि ये जो कंपोनेंट है इट इज जस्ट मूविंग लाइक दिस, इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर यहाँ पे इसका मोमेंटम बिल्कुल 180 हो रहा है, चेंज हो रहा है और इधर टकरा रहा है और फिर इधर आ रहा है। ठीक है, तो हम अगर देखें चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम ऑन कोलिजन। तो इसमें लिख सकते हो फेस इज परपेंडिकुलर टू ये, ui विल कोलाइड विद द फेस, है ना, द ui विल कोलाइड विद द फेस एंड द चेंज इन मोमेंटम विल बी इक्वल टू, देखो चेंज इन मोमेंटम क्या है? इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम या फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, विच एवर यू वांट टू टेक। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड चाहते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? देखो इस डायरेक्शन में जब ये मूव कर रहा होगा, देखो हाँ, इस डायरेक्शन में जब ये मूव कर रहा होगा तो इसका मोमेंटम हो गया ui, m इंटू ui। ठीक है, इस डायरेक्शन में। अब क्या है कि ये जो इलास्टिक कोलिजन होगा, तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, किसी चीज़ से टकरा के वापस जाता है, वही कंपोनेंट वापस जाएगा विद द सेम मोमेंटम, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज माइनस ui। तो जब इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इस तरीके से, और जब इस डायरेक्शन में आ रहा है तो इसका मोमेंटम ये हो गया। तो अगर तुम चेंज इन मोमेंटम की बात करो, जिस मैग्नीट्यूड की बात करें, तो माइनस यू वाई, और माइनस किसका? जो इनिशियल था, इनिशियल कितना था? प्लस एम यू वाई। ठीक है, तो अगर तुम देखो तो 2mu y आ रहा है। ठीक है, 2mu y। ठीक है, क्लियर होगी बात? ये तुम्हारा चेंज इन मोमेंटम हो गया। अच्छा, नाउ व्हाट एम आई आस्किंग फॉर इज कि ये तुम्हारा इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसको हिट करने की? तो तुम देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे ये हिट करेगा इस फेस को, उससे यहाँ फिर से डायरेक्शन चेंज करके यहाँ आने में और यहाँ से फिर यहाँ आने में कितना समय लगा। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से या कांस्टेंट स्पीड से इसने ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, या ये पाथ और ये पाथ दोनों के दोनों रिट्रेस करे हैं, तो क्या होगा? इसकी टोटल जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, या टोटल डिस्टेंस कितना चला होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक L और यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक 2L। तो टोटल डिस्टेंस चला है 2L, और जो किस वेलोसिटी से चला है या किस स्पीड से चला है ui, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 2L अपॉन ui। तो ऐसे लिखो, the distance traveled between successive collisions, है ना। सक्सेसिव कोलिजन मतलब एक कोलिजन जब यहाँ हो चुका है तो अब इसका डायरेक्शन इधर हो गया, ये यहाँ पे इधर मूव किया, इधर टकरा के फिर से इसी वॉल पे उसी पॉइंट पे दोबारा से आ गया। तो दो कोलिजन्स के बीच में, इस वॉल के और इस मॉलिक्यूल के दो कोलिजन्स के बीच में टाइम और लेंथ कितना है? 2L। तो लिखो डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज इक्वल्स टू 2L। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया? डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ठीक है, 2 स्मॉल l नॉट 2 कैपिटल L, 2L। ठीक है, अच्छा वेलोसिटी कितनी है जो जिससे कवर किया, कौन क्या स्पीड से कवर किया? ui से। देयरफॉर टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, यहाँ पे भी सक्सेसिव लिख लेना भाई। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2L अपॉन ui।
सॉरी, हाँ 2L अपॉन यू आई, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, वही होता है ना टाइम। क्लियर होगी बात? ठीक है। अब यहाँ पर मैं किस लाइक व्हाई एम आई डिराइविंग दिस, बेसिकली आई एम गेटिंग एट समथिंग कॉल्ड फोर्स, और फोर्स को डिफाइन किया जाता है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम आ गया और टाइम भी आ गया, तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो जो इम्पैक्ट फोर्स था यहाँ पर जो लगा था वो समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, तो लिखो इम्पैक्ट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम चेंज इन इम्पैक्ट फोर्स ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, इम्पैक्ट फोर्स ऑफ वन मॉलिक्यूल है, ध्यान रखना। ठीक है, इम्पैक्ट फोर्स ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। तो टाइम टेकन कितना है? यू 2L अपॉन यू आई, तो यहाँ पे क्या आएगा 2MUY अपॉन 2L अपॉन UY। UY ऊपर आ जाएगा, 2 से 2 कट चुका है, यहाँ पे आ जाएगा MUY स्क्वायर अपॉन L। ये तुम्हारा फोर्स है, इम्पैक्ट फोर्स है ये तुम्हारा एक मॉलिक्यूल के द्वारा एक हिट पे, मतलब एक कोलिजन विद द वॉल पे। ठीक है जी, क्लियर हो गया? इम्पैक्ट फोर्स ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है जी, ये चीज़ समझ में आई ना? मैं दोबारा नहीं बता रहा हूँ, इसमें चाहे तो तुम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो दैट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, दैट इज योर फोर्स। अब फोर्स तो एक मॉलिक्यूल का है, अगर मैं पूछूं कि n मॉलिक्यूल्स का कितना फोर्स होगा, तो n मॉलिक्यूल्स का फोर्स होगा यही, m और l तो दोनों का सेम रहेगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मॉलिक्यूल और इट्स स्पीड। यहाँ पर अगर मैं u1 के लिए लिखूँ इसको, जैसे अगर मैं बोलूँ टोटल फोर्स या टोटल फोर्स ऑफ ड्यू टू n मॉलिक्यूल्स, कैपिटल N मॉलिक्यूल्स, तो क्या होगा? m अपॉन l इंटू u1y स्क्वायर प्लस u2y स्क्वायर प्लस u3y स्क्वायर, ऐसे करके आ जाएगा। ठीक, क्लियर होगी बात? इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो मैं ना यहाँ जगह बना रहा हूँ, थोड़ी सी इधर जगह बना रहा हूँ मैं ज़रा, हाँ यहाँ पर कोशिश करते हैं थोड़ा से लिखने की। ठीक है जी, अगर मैं बोलूँ फोर्स ड्यू टू y component ऑफ n मॉलिक्यूल्स, है ना? n मॉलिक्यूल्स के लिए, कैपिटल N मॉलिक्यूल्स के लिए वो कितना हो जाएगा? MU1y स्क्वायर अपॉन L प्लस MU2y स्क्वायर अपॉन L, ऐसे करते करते MUNy स्क्वायर अपॉन L। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम? m अपॉन L जो है उसको बाहर ले लो, तो U1y स्क्वायर प्लस U2y स्क्वायर प्लस U3y स्क्वायर UNY स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। अच्छा, तुम्हें दिख रहा है क्या ये? दिस इज दी सम ऑफ ऑल दी y कॉम्पोनेंट्स ऑफ ऑल दी वेलोसिटीज़। ये y कॉम्पोनेंट हो गया। अगर ये y कॉम्पोनेंट है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका रूट मीन स्क्वायर है, जो इस कंपोनेंट का रूट मीन स्क्वायर है। ठीक है, वो कितना आएगा? जैसे इसको अगर मैं n से डिवाइड करके इक्वल टू URMS लिखता हूँ, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ इसको m इंटू L इंटू n इंटू U बार y RMS स्क्वायर। ठीक है, तो n m अपॉन L U y RMS स्क्वायर। ठीक है, तो ये टोटल फोर्स आ चुका है। ठीक है, ये कौन सा फोर्स है? कौन सा कंपोनेंट है फोर्स का? y कंपोनेंट। ऐसे ही तुम्हारा x कंपोनेंट भी होगा और z कंपोनेंट भी होगा। तो लिखो इसमें द टोटल फोर्स ऑफ the y component of n molecules, the total force of y components of n molecules is equal to, ऐसे करके लिख लो। ठीक, अब ये तुम्हारा y component है, तो सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं? सिमिलरली x component क्या हो जाएगा? n m u x r m s अपॉन l,
और z कंपोनेंट क्या हो जाएगा, n m u z r m s का होल स्क्वायर अपॉन l। ठीक है, और मैंने क्या कहा था कि अगर x कंपोनेंट ये है, y कंपोनेंट ये है, z कंपोनेंट ये है, तो जो टोटल होगा वो किसके सम, उसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इन तीनों के स्क्वायर के सम का। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। देखो टोटल जो सम आने वाला है, ठीक है, टोटल फोर्स कितना जाएगा, टोटल फोर्स इन सब का सम होएगा। एक सेकंड में कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ, m स्क्वायर बाय, एक मिनट, ठीक है, v आ गया, m बाई वी यू एक्स स्क्वायर, ये तो x कंपोनेंट हो गया ना। अच्छा ओके राइट, थोड़ी सी इसमें एक मिस्टेक है। इम्पैक्ट फोर्स कितना है, इतना आ गया, तो इसके बीच में और इसके बीच में एक चीज़ लिख लेना, वो क्या है, प्रेशर। इसके और इसके बीच में एक चीज़ मिस हुई है मुझसे, वो है प्रेशर। तो अगर तुम प्रेशर की बात करो, प्रेशर ड्यू टू वन मॉलिक्यूल ऑन फेस ए बी सी डी, कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, पी वाई विल बी इक्वल टू, फॉर वन मॉलिक्यूल बोल रहा हूँ, एम यू वाई स्क्वायर अपॉन एल, अपॉन इसका एरिया कितना होगा, टोटल एरिया है एल स्क्वायर, तो यहाँ जाएगा एम यू वाई स्क्वायर अपॉन एल क्यूब, विच कैन बी रिटन एज एम यू वाई स्क्वायर अपॉन वी। ठीक है, ये आ चुका है। ठीक है, अच्छा अगर मैं सारे के सारे मॉलिक्यूल्स का सम बोलूँ तो यहाँ पे फोर्स की जगह क्या करोगे, यहाँ पे तुम लिख लो प्रेशर ड्यू टू n मॉलिक्यूल्स ऑन फेस ए बी सी डी। तो ए बी सी डी पे कितना हो जाएगा, ये अपॉन वी, ठीक है, वी, इस तरीके से तुम लिख सकते हो ये। और मैं पूरा का पूरा मिटा रहा हूँ, रादर मिटाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है, ऐसे लिख लो। और ये आ जाएगा m बाय वी इंटू कैपिटल N होगा, नॉट स्मॉल n, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है, तो यहाँ पे क्या जाएगा n m अपॉन v यू आर एम एस। ठीक है, तो गॉट इट, ये तुम्हारा आ चुका है, ये प्रेशर आ गया ए बी सी डी पे। ठीक है, अच्छा ये तो तुम्हारा ए बी सी डी के ऊपर प्रेशर है, गॉट इट। रुक जाओ, ठीक है, अगर यही प्रेशर मैं इस वाले फेस के लिए और यही प्रेशर मैं ऊपर वाले फेस के लिए कैलकुलेट करूं, ठीक है, तो टोटल क्या होगा, यू वाई की वजह से, मतलब जो वाई कंपोनेंट था उसकी वजह से प्रेशर होगा, जो एक्स कंपोनेंट था उसकी वजह से होगा, और जो जेड कंपोनेंट था उसकी वजह से होगा। तो ये तो प्रेशर ड्यू टू एन मॉलिक्यूल्स ऑन फेस ए बी सी डी, मतलब वाई कंपोनेंट की वजह से, जो ये तो यू आर एम एस अलॉन्ग वाई है, तो यू आर एम एस, या ये कह लो प्रेशर ऑन फेस ई ए डी एच, कितना आएगा ये आएगा एन एम अपॉन वी यू आर एम एस, यू एक्स आर एम एस स्क्वायर। ठीक है, सेम वे अगर तुम प्रेशर z एक्सिस पे कैलकुलेट करोगे तो दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू एन एम अपॉन वी यू जेड आर एम एस स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, इन सब का सम, तो लिख लो। ठीक, देखो टोटल प्रेशर जो है तुम्हारा वो आएगा एम यू
वाई आर एम एस अपॉन वी प्लस, या यूँ समझ लो, मैं ऐसा करता हूँ ना, एन एम अपॉन वी सब में कॉमन आ ही रहा है, ठीक है, तो एन एम अपॉन वी में सबसे कॉमन ले ही लेता हूँ, ये आ जाएगा यू एक्स आर एम एस स्क्वायर प्लस यू वाई आर एम एस स्क्वायर प्लस यू जेड आर एम एस स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या आएगा, एन एम, इन सब का सम जो होगा दैट विल बी इक्वल टू यू आर एम एस, सबके आर एम एस के इक्वल, ठीक है जी। एक मिनट, हाँ, एन एम अपॉन वी, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि एक्स कंपोनेंट जो है, एक सेकेंड रुको, यू एक्स स्क्वायर यू वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है, ना, ये तो सबका सम है ना। अच्छा, एक फेस की बात हो रही है ना, हाँ, तो एक फेस पे कैलकुलेट करते हैं, मैं कुछ तो भी मिस्टेक कर रहा हूँ, रुक जाओ, वाई हो गया यू वाई स्क्वायर, सम नहीं लिखना, टोटल प्रेशर ऑन बी, अच्छा ठीक है, ये प्रेशर ऑन फेस, इनफैक्ट इसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्या कर रहा हूँ आज मैं। यू आर एम एस किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में, तो ठीक है, यू जो आर एम एस था उसके 3 कंपोनेंट थे ना, यू एक्स आर एम एस आई प्लस यू वाई आर एम एस जे, ये लिखना तो आता ही होगा अभी, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ भाई इतना तुमको आता होगा, जेड आर एम एस, ठीक है, ये के। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दैट यू आर एम एस विल बी इक्वल टू यू एक्स आर एम एस प्लस यू वाई आर एम एस प्लस यू जेड आर एम एस, ठीक है, ये होगा। और इसके साथ साथ एक और चीज़ कि जो ये तुम्हारा यू एक्स का स्क्वायर है, क्योंकि ये तीनों डायरेक्शंस इक्विवेलेंट है, तो इन तीनों के अलोंग जो तुम्हारा कंपोनेंट्स होंगे वो सारे के सारे इक्वल होंगे। ये एवरेज है ना, तो एवरेज तो सबका ही इक्वल आएगा, ठीक है, आर एम एस वाई और यू जेड आर एम एस स्क्वायर, ये तीनों इक्वल होंगे। तुम इसको यहाँ रख दो, तो जो यू वाई स्क्वायर है तुम इसके टर्म्स में निकाल सकते हो उसको, क्या आएगा वो, यू स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू यू वाई या 3 यू वाई, ये भी तीनों इक्वल है, मैं तीनों को यू वाई स्क्वायर रख रहा हूँ, ठीक है, यू वाई आर एम एस स्क्वायर रख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 3 यू वाई आर एम एस स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो आ जाएगा यू बार वाई आर एम एस स्क्वायर विल बी इक्वल टू यू बार आर एम एस स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है, तो सिर्फ इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब ये क्योंकि इक्वल टू 3 आ रहा है तो मैं इसी इक्वेशन में जो मैंने वहाँ डिराइव करी है उसमें इसको रख सकता हूँ, तो हमारा प्रेशर कितना आ जाएगा, दैट P विल बी इक्वल टू एन एम वी इंटू यू बार आर एम एस स्क्वायर अपॉन 3। अगर इसको ध्यान से देखो तो क्या है, पी वी इक्वल्स टू 1/3 एम इंटू एन इंटू यू बार आर एम एस का होल स्क्वायर। तो यही तुम्हारी काइनेटिक गैस इक्वेशन है, ठीक है। तो क्लियर होगी बात। तुम कहोगे सर ये तो एक कंपोनेंट था, हाँ मैंने एक कंपोनेंट लिया और मैंने एक फेस पे कैलकुलेट कर दिया। जो एक तुम्हें पता है ना, ऐसा तो नहीं होता कि अलग अलग फेसिस पे अलग अलग प्रेशर तुम्हारा मिल रहा हो। तुम्हारा जो प्रेशर होता है जो एक फेस पे होगा वही बाकी फेसिस पे भी होगा। तो अगर मैं एक फेस पे कैलकुलेट कर लूँ प्रेशर को तो मैं सारे के सारे फेसिस पे कह सकता हूँ कि सेम है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे करी कि मैंने एक फेस पे इसको कैलकुलेट किया। ये तुम्हारा प्रेशर आ गया n मॉलिक्यूल्स का ए फेस पे, ठीक है। अब बस इसको मुझे इन टर्म्स ऑफ रियल जो RMS था इसकी स्पीड उसके मतलब उसके टर्म्स में लेके आना था। तो ये सारा का सारा मैंने वहीं पे ये किया। यहाँ पे URMS जो है दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ दीज कॉम्पोनेंट्स, ठीक। इसको अगर तुम स्क्वायर करोगे तो भाई ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये तो डेफिनेटली गिवन है, तो तुम्हारे वेक्टर से आता है। तुम पूछोगे सर ये क्यों, तुम ये देखो तीनों के तीनों डायरेक्शन इक्विवेलेंट है ना, तो उनके RMS जो आएंगे वो हर डायरेक्शन में सेम ही आएगा।
ठीक है, इसलिए तीनों के तीनों आएंगे और ये इस तरीके से तुम ला सकते हो, ये तो आ गया, फिर तुम्हारा फाइनल डेरिवेशन हो गया। तो ये डेरिवेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पी वी इक्वल टू 1/3 mnu बार या यू आर एम एस स्क्वायर, ठीक है, यू आर एम एस स्क्वायर, ठीक है जी। ओके, नाउ लेट्स डू द एप्लीकेशन, लाइक कुछ डेरिवेशंस इसके करते हैं, वो डेरिवेशंस क्या हैं, कैसे हैं वो देखते हैं, ठीक है जी। ये मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ, ठीक है। अभी इसमें काइनेटिक गैस इक्वेशन के मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ, मैं बस यहाँ पे लिख रहा हूँ इसके एप्लीकेशंस, ठीक है, एप्लीकेशंस। अरे भाई तुम काहे इतने उड़ते रहते हो, ठीक है। इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं वो देखते हैं सबसे पहले, ठीक। तो सबसे पहले क्या था, पी वी इक्वल्स टू 1/3 mnu/RMS स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अगर मैं 1 मोल ले लूँ, अभी मैंने किया भी था, 1 मोल अगर मैं ले लूँ तो 1 मोल के लिए क्या हो गया, n इज इक्वल्स टू Na हो गया, ठीक है। देयरफॉर पी वी इक्वल्स टू 1/3 m इंटू Na u/RMS स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m इंटू Na कितना होता है, कैपिटल M, तो m/3 u/RMS स्क्वायर, ठीक है। एक सेकेंड रुको, एक मिनट, ये तो हम, हाँ, u/RMS PV/m, एक सेकेंड, 3 PV/m, ये इसका u/RMS आ गया, ठीक है। तो u/RMS तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, मैं इस पर क्यों जा रहा हूँ। PV/3Na, कहाँ क्या हो रहा है ये, एक मिनट, n रहने दो, इसमें ले आओ PV/3PV इज इक्वल्स टू n इंटू mu/RMS स्क्वायर। अगर मैं इसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों तरफ, तो क्या तुम्हें ये कुछ दिख रहा है, ये क्या है, दिस इज़ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3PV/2n, दिस इज इक्वल्स टू 1/2 mu/RMS स्क्वायर। तो हम ये इसको लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल, या पर मॉलिक्यूल लिख लो, पर मॉलिक्यूल, ठीक है जी। ये इक्वल टू पर मॉलिक्यूल है, गॉट इट। अच्छा, पी वी इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, पी वी इक्वल्स टू NRT लिख सकते हैं, ठीक। n क्या आएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3/2, पी वी इक्वल्स टू लिख सकता हूँ मैं स्मॉल n। स्मॉल n को कैसे लिखोगे, कैपिटल N अपॉन, जो मोल्स होते हैं वो कैपिटल N अपॉन, अरे यार, कैपिटल N अपॉन Na, ये इसके मोल्स होंगे, इंटू R इंटू T इंटू 1/n, जो यहाँ पे है, ठीक है ना, ये यहाँ पे ऑलरेडी है। तुमने PV की जगह बस ये लिखा है मोल्स RT, तो मोल्स तुम्हारे ये आएंगे। अब n से n कट गया, ठीक है। तो अगर तुम देखो, ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ये बाकी सब मिटाते हैं यार, ऐसे करते हैं, इसको सारा ना हटा देता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, तो तुम देख सकते हो कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितनी है, दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू 3/2 इंटू R/Na इंटू T। यही तो आया, बचा क्या है, यही तो सब बचा। ये जो R/Na होता है ना, दिस इज इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड K, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है जी। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आता है, R एक हो गया 8.314 अपॉन Na होता है 6.022 इंटू 10⁻23,
तो इट कम्स आउट टू बी 1.36 आई थिंक, 1.3 इंटू 10⁻20 - 23 जूल पर केल्विन। ठीक है, मोल यहाँ पे है, यहाँ पे जूल पर मोल पर केल्विन, अच्छा ये पर मोल है, सॉरी एक मिनट रुक जाओ, जूल पर मोल पर केल्विन, ये पर मोल आ जाएगा, इसका आ जाएगा जूल पर मोल केल्विन, और यहाँ पे आएगा ये पर मोल, तो पर मोल से पर मोल कट जाएगा, तो ये जूल पर केल्विन आ जाएगा, ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू 3/2 kT, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी एवरेज पर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये ध्यान रखो, ये पर मॉलिक्यूल है। अगर मैं पर मोल पूछूं, एक मोल के लिए, एक मोल के लिए क्या हो जाएगा, मुझे इन सब को n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भाई एक मॉलिक्यूल की इतनी है तो n मॉलिक्यूल्स की कितनी होगी, इसको मल्टीप्लाई कर दो। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल दैट विल बी इक्वल टू Na इंटू 3/2 इंटू K इंटू T। अगर K को मैं लिख सकता हूँ R/Na, तो क्या जाएगा Na इंटू 3/2 इंटू R/Na इंटू T। यहाँ से Na से Na कट गया, तो यहाँ जाएगा 3/2 RT। ये ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल 3/2 RT आएगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हें दिख रही होगी ना, कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल है दैट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। R कांस्टेंट है, 3/2 कांस्टेंट है। ठीक है, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे पास रिलेशनशिप आती है दैट इज फॉर n मॉलिक्यूल्स। अगर मैं n मोल्स की अगर मैं बात करूं तो क्या करना है, इसी को n से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ठीक है, एवरेज कितना आएगा ये, दिस विल बी इक्वल टू 3/2 nR। ठीक है, तो यहां पर तुम देख रहे हो कि हम इसी पर्टिकुलर इक्वेशन से वी आर एबल टू डिराइव एक्सप्रेशंस फॉर एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर मोल एंड फॉर n मोल्स, एंड वी आर एबल टू टेल यू, जो तुमने अज्यूम किया था किसमें, एज अ पोस्टुलेट इन काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस की, जो काइनेटिक एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, वो यहाँ पे आ गया। गॉट इट? ठीक है, तो सिंपल चीज़ है, ज़्यादा कुछ उसमें माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग घोड़े दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें लिख सकते हो द काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल एंड पर मोल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल गैस, है ना। इसमें गैस के नेचर का कोई उल्लेख नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। तो अगर मैं पूछूं कि एक मोल H2 एट 300 केल्विन इसकी एनर्जी और एक मोल O2 एट 300 केल्विन, दोनों की एनर्जी क्या होगी, इट विल बी इक्वल। इसमें क्या ना मास है ना कोई और चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर है। ठीक है, तो इट विल बी इक्वल, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक एक करके हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ डिराइव करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आएगा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या कहता है, अगर n और t, n मतलब स्मॉल n, नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो कांस्टेंट है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो pv कांस्टेंट आ जाएगा, या p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t। तो हम देख रहे हैं, एक सेकेंड, लेट्स लाल से नहीं करते यार, इसको ग्रीन से करते चलो। देखो भाई, pv इक्वल्स टू 1/3 m इंटू n इंटू URMS, ठीक है, का स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पे क्या है, फॉर फर्स्ट बॉयल्स लॉ, ठीक है। देखो भाई, अगर t कांस्टेंट है, URMS इज इक्वल्स टू 3RT/m, तो फॉर अ पर्टिकुलर गैस m तो कांस्टेंट हो गया, ठीक, 3 भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, तो URMS कैन बी सेड टू बी प्रोपोर्शनल टू दिस। ठीक है, तो इसका जो स्क्वायर होगा, सॉरी, इसका जो स्क्वायर होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट दैट मीन्स URMS इज कांस्टेंट, है ना। इफ T इज कांस्टेंट, URMS इज कांस्टेंट।
ठीक है, URMS कांस्टेंट हो गया। m और n, m हो गया तुम्हारा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट हो चुका है। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक। अगर मैं कहता हूँ कि मैंने मोल्स कांस्टेंट कर दी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स भी कांस्टेंट हो गए, ठीक है। m इज कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कांस्टेंट हो गया। ये कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कांस्टेंट हो गया। तो तुम देख रहे हो ये तीनों के तीनों कांस्टेंट है। सिंस RHS is constant, therefore we can say that PV is equals to constant, या फिर P is inversely proportional to 1/V, जो कि तुम्हारा एक्सप्रेशन है बॉयल्स लॉ का। ठीक है, क्लियर होगी बात। अच्छा, अब सेम वे मैं चार्ल्स लॉ की बात करता हूँ। चार्ल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर और n और P कांस्टेंट होता है, V और T का रिलेशनशिप होती है। ठीक है, सेकंड क्या है, चार्ल्स लॉ। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो n एंड T कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर तुम देखो PV, तो चार्ल्स लॉ में क्या है, n और P कांस्टेंट होता है। ठीक है जी, अगर एक कांस्टेंट हुए तो हम क्या लिख सकते हैं, PV इक्वल्स टू 1/3 mnu बार RMS स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर V को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 P। और देखो n कांस्टेंट है, तो अगर मोल्स कांस्टेंट है तो ये n भी कांस्टेंट हो जाएगा। मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ इसको, तो m इंटू n, m भी कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है। अगर मैं इन तीनों के लिए लिखूँ, ये हो गया, ये RMS आ जाएगा। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RMS। अच्छा, URMS की मैंने क्या बताया था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। इसका कोई लेना देना नहीं किसी पर्टिकुलर कंडीशन से, ये हमेशा ट्रू है। ठीक है, दैट मीन्स दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। दिस इज योर चार्ल्स लॉ। ये तुम्हारा चार्ल्स लॉ आ जाता है। ठीक है, थर्ड, गे-लुसाक्स लॉ। गे-लुसाक्स लॉ, ठीक है, गे-लुसाक्स लॉ में n और V कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर P एंड T बेसिकली डायरेक्शन आएगा, तो P विल बी इक्वल टू, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, m इंटू n अपॉन 3V इंटू URMS का स्क्वायर। ठीक है, तो m n अपॉन 3V, V कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, तो ये टोटल कांस्टेंट हो गया। तो हम कह सकते हैं दैट P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू URMS का स्क्वायर। और तुम्हें पता है कि दैट इज दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, देयरफॉर वी कैन से P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर गे-लुसाक्स लॉ। ठीक है जी, गे-लुसाक्स लॉ, n and V आर कांस्टेंट। ठीक है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक, इसी तरीके से अगर हम बात करें किसकी, एवोगाड्रोस लॉ की। ठीक, एवोगाड्रोस लॉ क्या आएगा, एवोगाड्रोस लॉ क्या है, फोर्थ, एवोगाड्रोस लॉ अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है, P एंड T कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, P और T कांस्टेंट होता है। T कांस्टेंट होने का मतलब URMS कांस्टेंट हो जाएगा। दैट मीन्स वी कैन राइट V इक्वल्स टू, इसी इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, m अपॉन 3m इंटू URMS, क्योंकि URMS कांस्टेंट हो गया ना, अपॉन 3P, ये कांस्टेंट हो गया। तो तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसका स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट है, ये दोनों तो ऑलरेडी कांस्टेंट थे ही, ये n। तो हम देख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ से तुम देख रहे हो कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन से, जो बेसिक से हमने डिराइव करी है, उस इक्वेशन से हमने पूरा का पूरे जितने भी गैस लॉज हैं वो सारे के सारे काइंड ऑफ वी हैव डिराइव देम। ठीक है जी, गॉट इट, सब कुछ तो आ गया ना इसमें। अच्छा, एक और चीज़ है विच इज़ कॉल्ड PV इक्वल्स टू 3/2 2/3 NKT। ये क्या होता है,
n इंटू के, ठीक है। रुक जाओ, ये P इक्वल्स टू 3/2 NKT है, ये बहुत जगह यूज़ हो रहा होता है, तो तुम्हें कहीं प्रॉब्लम ना हो इसको जांचने में, समझने में। देखो भाई, मैंने क्या बताया था, PV इक्वल्स टू 1/3, तो 3 अगर यहाँ पे ले आऊँ, इसको 2 से कर दूँ, 3PV इक्वल्स टू क्या कहता, N इंटू 1/2 MURMS का स्क्वायर, ठीक है जी। 3/2 PV इक्वल्स टू NKT, अच्छा ठीक है। अच्छा, ये हाफ MV स्क्वायर को अगर मैं दिखाना चाहूँ, ये क्या है, दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ना, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल है। अभी मैंने क्या बताया था, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ये कितनी आती है, 3/2 KT, ये आती है। इसकी जगह ये जो यहाँ पे लिखा है, दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, इसके जगह ये रख दो, क्या जाएगा, 3/2 PV इक्वल्स टू, एक सेकेंड, मैं क्या, वायर एम आई मिसिंग इट यार, एक सेकेंड रुको यार, हद होगी। टू बाई थ्री, अच्छा ओके ओके ओके, ठीक है। ये के जो है वो सेम के नहीं है, इट्स डिफरेंट, माय बैड। ओके 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 ओके, ये समझ लो, ऐसे समझो इसको, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कुछ K-T करके, ठीक है। तो अगर तुम देखो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ PV इक्वल्स टू 2/3 इंटू N, और ये जो है दिस इज डायरेक्टली, दिस इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं 1/2 MU/RMS का होल स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू KT, तो क्या आ जाएगा K-T। तो तुम ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी तुम कहीं कहीं लिखा हुआ पा सकते हो, ठीक है। तो हालांकि बहुत कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बट कभी अगर इस तरीके का कोई एक्सप्रेशन लिखा हो तो ये मत कहना कि ये तो हमने डिराइव कहीं किया ही नहीं, ये डिराइव्ड है, इन्हीं से आता है, गॉट इट, बस दैट्स इट। तो यहाँ तुम, एक सेकंड रुको, कितना टाइम हो गया भाई, 1 घंटा 2 मिनट हो गए हैं। हमने सभी कुछ यहाँ पर डिराइव कर लिया है, हमारे पास R/N का वैल्यू भी आ चुका है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल 3/2 RT और 3/2 PV भी होती है ना, 3/2 nRT या 3/2 PV, ये ध्यान रखना भाई, 3/2 PV कर लेना उसको, बाकी सब तो हमारा डिराइव्ड है भाई। कुछ एक क्वेश्चंस है, ठीक है, एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं, आज के लिए कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मॉलिक्यूलर स्पीड्स देखेंगे और बाकी की सब चीज़ें देखेंगे इसमें, ठीक है। करने को तो अभी भी किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसको यहीं पे छोड़ देंगे, क्वेश्चंस करते हैं कुछ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या क्या है देखो, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ 32 ग्राम्स, सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बोला है पहला, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 32 ग्राम्स ऑफ O2 एट 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी, ये देखो, ये एक मॉलिक्यूल के नहीं पूछ रहा है, इतने सारे मॉलिक्यूल्स के लिए पूछ रहा है, तो हम इसको मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं NO2 की बात करूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना आएगा, 32 अपॉन गिवन मास अपॉन मोलर मास, 1 मोल आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल कितनी होती है, 3/2 इंटू R इंटू T, सिंपल है। तो 3/2 तो पता ही है, R तुम्हें पता है, R को हम अपने सहूलियत के लिए 25/3 लिख लेंगे, इंटू T क्या हो जाएगा, 27 डिग्रीज का मतलब 300 केल्विन, इसको कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा, ठीक है जी। गॉट इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस सैंपल इज E एट 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। किसी गैस सैंपल का काइनेटिक एनर्जी E है 27 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसका काइनेटिक एनर्जी, सेम सैंपल का काइनेटिक एनर्जी 227 डिग्रीज पे कितना होगा। तो ठीक है, हमें पता है दैट E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T,
भाई अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी दे, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ केस में क्या दिया है, पहले वाले में ई दी है, ठीक है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक, या दैट इज ई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू जो उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना है 300। अच्छा मान लो वो जो दूसरी है व्हाट विल बी द कैन, दूसरी है जो ई डैश आ रही है, दैट विल बी इक्वल टू के सेम कांस्टेंट इनटू 227, इसका मतलब कितना होगा 500। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप ही तो चाहिए, इनको डिवाइड कर दो, ई अपॉन ई डैश इज इक्वल टू के से के गया 3/5 आ जाएगा, तो ई डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/3 इंटू ई, ठीक है। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी, नेक्स्ट क्या है 80 ग्राम्स CH4 है, उसकी काइनेटिक एनर्जी इज x एट 227 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अगर इसी की 80 ग्राम्स की काइनेटिक एनर्जी अगर हमें 3x करनी हो तो टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं है भाई, यहाँ पर x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 227 का मतलब हो गया 500 केल्विन, और जो 3x है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, तो क्या होगा x अपॉन 3x इक्वल्स टू 500 अपॉन t, तो यहाँ पर t विल बी इक्वल्स टू 1500 केल्विन, दैट इज़ 1227 डिग्रीज सेल्सियस, ठीक है। एट व्हाट टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ 20 ग्राम्स ऑफ He सैंपल इज सेम एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ, ठीक है। इसमें क्या काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी, क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी ऑफ He इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ O2, ठीक है। दोबारा पढ़ रहा हूँ, एट व्हाट टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ 20 ग्राम्स ऑफ He सैंपल इज द सेम एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 80 ग्राम्स ऑफ O2 सैंपल, ठीक है, एट 127 डिग्रीज। तो यहाँ पे टेम्परेचर सेम है, बस यहाँ पे मोल्स डिफरेंट है। तो किसी इसके मोल्स क्या होंगे N1 इंटू 3/2 R इंटू टी, ठीक है, R और T कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या होगा N2 इंटू 3/2 R इंटू, अच्छा टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर डिफरेंट है, इसका टेम्परेचर T अगर है तो इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा 400, ये दोनों तो कट गए, तो N1 T इज इक्वल्स टू N2 400, ठीक है। अच्छा N1 कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ He कितना है 20 ग्राम्स दिया है, तो 20/4 इंटू टी इक्वल्स टू, इसके 80 दिए थे और कितना है इसका मोलर मास 32 इंटू 400, इसको कैलकुलेट कर लो, ये 5 आ रहा है और ये कितना आ रहा है 16 पंजे 80, ये 2, तो 5 से 5 गया, ये T इक्वल्स टू 200 केल्विन, ठीक है। तो एट T इक्वल्स टू 200 केल्विन इसका मोलर, इनकी दोनों की काइनेटिक एनर्जीज इक्वल होगी, ठीक है। आज के यहीं पे कंप्लीट करते हैं, बाकी कल देखेंगे।